नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग क्या करेंगे, एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें क्या है, एनसीएल में हम लोग क्या देखे भाई, सिलेबस क्या था, ओपन कास्ट वर्किंग बेस्ड सिलेबस था। और एमसीएल और डब्ल्यूसीएल, एमसीएल का जो सिलेबस है, काफी दिग्गजों का मानना है कि वो ईसीएल का जो सिलेबस था उसका कॉपी, ठीक है। और डब्ल्यूसीएल अपना सिलेबस दिया ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एमसीएल और डब्ल्यूसीएल में हमको ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों का पूरा तैयारी होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो आज हम लोग चर्चा करते हैं एमसीएल का आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसका पहला टॉपिक। क्या है पहला टॉपिक? वो है मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। क्या है? मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, रूफ एंड साइड ऑफ वर्किंग प्लेस एंड रोडवेज ईटीसी। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें दो चीज है। क्या है कि मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, भैया मेरा जो एग्जामिनेशन करने का तरीका है, किसका किसका, तो भैया वह है रूफ, साइड और रोडवेज का। क्या तरीका है हमारा एग्जामिन करने का? तो क्या है, ये जो एग्जामिन है ये कौन करेगा? तो ये करेगा भैया सरदार साहब या ओबरमैन साहब। बात समझे कि नहीं? तो ये जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार एंड शॉर्ट फाइबर, ये जो टर्म है ना इसमें भी आएगा। लेकिन आज मैं सिर्फ बात करता हूं आपका कि ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार हटा के बात करता हूं। वो जब मैं ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें वो खुद ब खुद इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन उसको हटा के आज मैं पढ़ाता हूं कि आपका जो मेथड ऑफ एग्जामिन रूफ एंड साइड ऑफ वर्किंग प्लेस का जो पॉइंट है उस पर पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कि डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग प्लेस और ट्रैवलिंग रोडवेज की रूफ, डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग प्लेस एंड ट्रैवलिंग रोडवेज की रूफ एंड साइड को सुरक्षित बनाने और सुरक्षित रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? पहला क्वेश्चन आज का कि डिस्ट्रिक्ट के वर्किंग प्लेस एंड ट्रैवलिंग रोडवेज की रूफ साइड को सुरक्षित बनाने और सुरक्षित रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी है? एमएस माइनिंग सरदार की। दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी माइनिंग सरदार से। क्या है वो कि डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग प्लेस और रूफ की कितनी हाइट बॉटम से अगर है, क्या मतलब कि बॉटम टू रूफ की हाइट कितनी होगी कि हमको बंटन का यूज करना होगा ड्रेसिंग के लिए। क्या क्वेश्चन? सबसे ज्यादा दागने वाला क्वेश्चन है ये कि डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग प्लेस और रूफ की हाइट बॉटम से कितनी होगी तो ड्रेसिंग के समय बंटन का इस्तेमाल किया जाएगा। कितनी होगी तो 3 मीटर। इसी क्वेश्चन को कई सारे एग्जाम में इस तरह पूछा है कि माइनिंग सरदार कितनी मीटर रूफ की हाइट होने पर बंटन का इस्तेमाल कराएगा? कितनी मीटर पे? 3 मीटर पे। अब आता है अगला क्वेश्चन कि रूफ एंड साइड के गिरे मलबे हटाने, क्या है? रूफ एंड साइड के गिरे मलबे हटाने और सपोर्ट लगाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी या कार्य किसका है? किसका है? एमएस माइनिंग सरदार का। रूफ एंड साइड के गिरे मलबे हटाने तथा सपोर्ट लगवाने का काम किसका है? एमएस माइनिंग सरदार का। अब यहां से जो बात है ना वो रोडवेज की करते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस में कितने प्रकार का हमारा रोडवेज है, यानी कि माइंस में घुसने का क्या क्या रास्ता है और उसका क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या साइड है। पहला क्वेश्चन कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर सरफेस पर निकलने के 2 रास्तों में से यदि एक जनरली यूज नहीं किया जाता है। क्या है क्वेश्चन कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर
सरफेस पे निकलने के दो रास्तों में से अगर एक जनरली काम में नहीं आता है तो उसका इंस्पेक्शन कौन और कब करेगा? दो रास्ते में से अगर एक काम जनरली काम नहीं आ रहा तो वो जो काम नहीं आ रहा है उस रोडवेज का इंस्पेक्शन कौन करेगा और कब करेगा? तो भैया वो इंस्पेक्शन करेगा मानिक सरदार साहब, और कितने दिनों के अंतराल पे करेगा? मिनिमम 7 डेज के अंतराल पे। क्लियर? अब बात करते हैं कि जिस शाफ्ट और इंक्लाइन में टू एग्जिस्ट नहीं है, जिस शाफ्ट या इंक्लाइन में टू एग्जिस्ट पॉइंट नहीं है या दो निकास रास्ते नहीं है, वैसे जगह पे लिमिटेड परसेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए परमिशन कौन देगा? क्या है क्वेश्चन? कि जिस शाफ्ट और इंक्लाइन में टू एग्जिस्ट नहीं है या माइन से बाहर निकलने के दो रास्ते नहीं है, वहां सीमित संख्या में एम्प्लॉयमेंट देने या नियोजन देने का परमिशन कौन देगा? कौन देगा भैया? चीफ इंस्पेक्टर साहब देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शाफ्ट और इंक्लाइन से सरफेस पर आने जाने के लिए कुल कितने एग्जिस्ट पॉइंट होने चाहिए? शाफ्ट और इंक्लाइन से सरफेस पे आने के लिए कितने एग्जिस्ट पॉइंट होने चाहिए? कितने एग्जिस्ट रोडवेज होने चाहिए? 2। खदान से बाहर निकलने के लिए हमेशा 2 रोडवेज होना चाहिए। ठीक है। चल अब बात करते हैं, अब जो रोडवेज है वो आ गया कहां से? वो आ गया शाफ्ट में। ठीक है। तो शाफ्ट का रोडवेज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो कि कितने डेप्थ से गहरी शाफ्ट में आने जाने के लिए मैकेनिकल डिवाइस लगाई जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने डेप्थ से गहरी शाफ्ट में आने जाने के लिए मैकेनिकल डिवाइस लगाई जाएगी? कब लगाई जाएगी भैया? जब शाफ्ट की डेप्थ मोर देन 30 मीटर है। शाफ्ट की डेप्थ कितनी होनी चाहिए मैकेनिकल डिवाइस यूज करने के लिए? मोर देन 30 मीटर। ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और अच्छे से लाल वाले कलम से नोट करो कॉपी में, कि जहां इंक्लाइन 1 किलोमीटर एक तरफ से, मतलब हम लोग माइंस में चलना शुरू किए, इंक्लाइन में क्या होता है? पैदल चल के वर्किंग प्लेस तक पहुंचते हैं। शाफ्ट में क्या होता है? एक जगह से डोली से नीचे उतरे, वहां से फिर वर्किंग प्लेस तक जाते हैं। ठीक है। तो जहां इंक्लाइन में एक तरफ से 1 किलोमीटर, यानी कि यहां से चलना शुरू किया, जहां से कोयला निकल रहा वहां तक की दूरी अगर 1 किलोमीटर है, और क्या है उसमें? एडस यानी कठिनाई भरा है, तो ऐसे जगह पर कौन सी व्यवस्था लगाई जाएगी? ऐसे जगह पे लगाई जाएगी मेन राइडिंग सिस्टम। आने जाने के लिए कौन सी व्यवस्था लगाई जाएगी? मेन राइडिंग सिस्टम। और किसके परमिशन से लगाई जाएगी? तो भैया ये लगाई जाएगी सीआई साहब की परमिशन से। अब बात करते हैं हम लोग कि अंडरग्राउंड माइंस में लैडर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस में जो आने जाने के लिए हम लोग जो रोडवेज इस्तेमाल करते हैं उसमें लैडर लगाया जाता है। अब उससे यानी सीढ़ी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्या है कि यूजी माइंस में बैठाए गए लैडर का इंक्लिनेशन क्या होगा? लैडर का इंक्लिनेशन, अंडरग्राउंड माइंस में जो रोडवेज में हम लोग लैडर लगाते हैं ना, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा? क्या होगा? नॉट मोर देन 80 डिग्री, नॉट मोर देन 80 डिग्री। लेकिन कहां से? हॉरिजन से, यानी धरातल से 80 डिग्री से ज्यादा जो उसका है इंक्लिनेशन या ग्रेडियंट नहीं होगा। क्लियर? अगला क्या बोलता है कि यूजी माइंस में बैठाया गया लैडर के कितने अंतर पर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा या बैठाया जाएगा? जो हम लोग लैडर बनाते हैं ना, उसके कितने मीटर के अंतर पे हमको एक एक प्लेटफॉर्म बनाते हुए जाना है। तो कितने मीटर के अंतर पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे? वो बनाएंगे नॉट मोर देन 9 मीटर। कितने पे बनाएंगे? नॉट मोर देन 9 मीटर। अगला क्या है कि शाफ्ट के मुंह से, ध्यान से सुनना, बड़ी उतराने वाला क्वेश्चन है। शाफ्ट के मुंह से और हर प्लेटफॉर्म से जहां मजबूत हैंडल और हैंडरेल लगे हैं, लैडर मिनिमल कितना ऊपर निकला रहेगा?
क्या है, शाफ्ट के मुंह से और हर प्लेटफॉर्म से जहां मजबूत हैंडल और हैंडरेल लगे हुए हैं, लैडर मिनिमम कितना ऊपर निकला रहेगा? लैडर मिनिमम कितना ऊपर निकला रहेगा? 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि शाफ्ट, इंक्लाइन और अनएडजस्ट रोडवे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? क्या है? शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर एडजस्ट रोडवेज एक दूसरे से कितने मीटर की डिस्टेंस पे होंगे? कितने मीटर की डिस्टेंस पे होंगे? नॉट लेस देन 13.5 मीटर, नॉट लेस देन 13.5 मीटर। क्या? शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर्स एडजस्ट रोडवेज एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे? नॉट लेस देन 13.5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वैसे एडजस्ट रोडवेज जो यूजी के लिए काम में आते हैं, वैसे रोडवेज की हाइट एंड विड्थ क्या होगी? क्या है क्वेश्चन कि वैसे एडजस्ट रोडवेज जो यूजी के लिए काम में आते हैं, वैसे रोड की हाइट एंड विड्थ क्या होगी? क्या होगी? हाइट होगा मिनिमम 1.8 मीटर और विड्थ, चौड़ाई क्या होगा? मिनिमम 1.5 मीटर। और इसमें एक चीज है, क्वेश्चन घुमा के दाग देगा या ऑप्शन दे देगा, जान लो, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, दिमाग में बैठा लो कि इसमें स्ट्रक्चर को लेके आने जाने का क्लियरेंस होना चाहिए। ये रोडवेज इतना चौड़ा होना चाहिए कि इसमें घायल व्यक्ति को अगर 4 आदमी स्ट्रेचर पर लेके जा आ सके, इतना क्लियरेंस होना चाहिए। ये ऑप्शन घुमा के दाग सकता है, दिमाग में बैठा लो। क्या है क्वेश्चन कि वैसे रोडवेज जो यूजी के लिए काम में आते हैं, वैसे रोड की हाइट क्या होनी चाहिए? 1.8, विड्थ क्या होनी चाहिए? 1.5, और इसके अलावे अगर कोई बेंच लगा हुआ है, कोई मशीन चल रहा है, उसके बगल में ये रोडवेज है, तो इसके अलावे इतना क्लियरेंस होना चाहिए कि घायल व्यक्ति को 4 आदमी स्ट्रेचर पे लेके जा सके। क्लियर? दिमाग में बिठा लो इस चीज को। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि माइंस में प्रवेश करने और निकलने के दोनों मार्गों में क्या है? माइंस हम लोग इंटर्न कर रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों रोडवेज पे किस प्रकार का आपका कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, संचार व्यवस्था किया जाएगा? कैसा संचार व्यवस्था या कम्युनिकेशन सिस्टम करेंगे हम लोग? 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करेंगे। कैसा करेंगे? 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक सिंकिंग शाफ्ट में, ये 2 क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा है, सांस रोक के सुनो क्या बोलता है कि प्रत्येक सिंकिंग शाफ्ट में धातु, कंक्रीट और गाथानी, मैसोनरी की परमानेंट, ये याद रखना, यहां पर क्या है? धातु, कंक्रीट, मैसोनरी की परमानेंट लाइनिंग शाफ्ट की तल्ली से कितनी दूरी तक नहीं रहेगी या बढ़ाई जाएगी? क्या है? सिंकिंग शाफ्ट में धातु, कंक्रीट और गाथानी, मैसोनरी की परमानेंट लाइनिंग शाफ्ट के तल्ली से कितनी दूरी तक नहीं रहेगी? कितनी दूरी तक नहीं रहेगी? 6 मीटर से अधिक दूरी तक नहीं रहेगी। कितनी दूरी तक नहीं रहेगी? 6 मीटर से अधिक दूरी तक नहीं रहेगी। और दूसरा क्या है इसमें कि सिंकिंग शाफ्ट में परमानेंट लाइनिंग के नीचे आयरन और स्टील के रिंग स्ट्रॉन्ग लैगिंग से कांची को सपोर्ट किया जाता है और ऐसा सपोर्ट शाफ्ट की तल्ली के नजदीक तक रखा जाता है। तो परमानेंट लाइनिंग की तल्ली से दूरी कितनी बढ़ाई जा सकती है? ध्यान से सुनिए, लंबा क्वेश्चन है। सिंकिंग शाफ्ट में परमानेंट लाइनिंग के नीचे क्या है? आयरन और स्टील। यहां क्या था ऊपर वाले क्वेश्चन में? धातु और कंक्रीट। यहां क्या है? आयरन और स्टील। बस इतने से समझ जाना। धातु, कंक्रीट माने 6 मीटर से अधिक नहीं होगा, और आयरन एंड स्टील यानी आपका 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूं। सिंकिंग शाफ्ट में परमानेंट लाइनिंग के नीचे आयरन और स्टील के रिंग और स्ट्रॉन्ग लैगिंग से गाथानी को सपोर्ट किया जाता है
तो ऐसा सपोर्ट शाफ्ट के तल्ली के नजदीक तक रखा जाता है। तो परमानेंट लाइनिंग तल्ली से कितनी दूरी तक बढ़ाई जाएगी? कितनी दूरी तक? 20 मीटर तक। कितनी दूरी तक? 20 मीटर तक। अब बात करते हैं हम लोग कि सरफेस से यूजी वर्किंग में जाने वाले एवरी वॉकेबल एंट्रेंस पर क्या लगाया जाएगा? क्या है कि सरफेस से यूजी वर्किंग में जाने वाले एवरी वॉकेबल एंट्रेंस पर क्या लगाया जाएगा? क्या लगाया जाएगा? फाटक लगाया जाएगा। और इसमें दूसरा चीज क्या है कि अगर माइंस में कोई मैन पावर, कोई इंप्लॉय नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तब क्या किया जाएगा भाई इस वॉकेबल एंट्रेंस में? तब इस वॉकेबल एंट्रेंस पे क्या करेंगे हम लोग? ताला लगा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एवरी शाफ्ट इंक्लाइन और एनी एग्जिट रोडवेज की जांच कौन कब करेगा? क्या है क्वेश्चन कि एवरी शाफ्ट इंक्लाइन और एनी एग्जिट रोडवेज की जांच कौन कब करेगा? कौन करेगा? तो भैया ओवरमैन साहब करेंगे या कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। कितने दिन में करेगा? मिनिमम 7 डेज में एक बार, 7 डेज के इंटरवल एक बार करेगा। क्या क्या करेगा जांच? शाफ्ट इंक्लाइन और एनी एग्जिट रोडवेज की जांच कौन करेगा? ओवरमैन साहब, कॉम्पिटेंट पर्सन साहब। कितने दिन में? मिनिमम 7 डेज में एक बार। क्लियर? अगला क्या है? यह बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां फंसता है बंदा, क्योंकि इसमें 3-4 चीज है, कोई एक को घुसा देगा और आप खोजते रहिएगा। क्या है? ध्यान से सुनिए कि एवरी मैकेनाइज्ड एग्जिट रोडवेज की जांच कौन कब करेगा? क्या है क्वेश्चन कि एवरी मैकेनाइज्ड एग्जिट रोडवेज की जांच कौन कब करेगा? तो जहां मैकेनिकल एग्जिट रोडवेज है उसका जांच कौन करेगा? सबसे पहले करेगा इंजीनियर साहब। दूसरा कौन करेगा? इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। तीसरा कौन करेगा? फोरमैन। फोरमैन मतलब क्या होता है? मैकेनिकल का जो सुपरवाइजर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरमैन बोलते हैं। और लास्ट कौन करेगा? ऑथराइज कॉम्पिटेंट पर्सन। किसके द्वारा ऑथराइज होना चाहिए? जो इंजीनियर द्वारा ऑथराइज अगर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है तो वो करेगा। तो मैकेनिकल एग्जिट रोडवेज की जांच कौन कौन करेगा? इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फोरमैन और इंजीनियर द्वारा ऑथराइज कॉम्पिटेंट पर्सन। कितने दिन में करेगा? मिनिमम 7 डेज में एक बार करेगा। तो ये आज का आपका MCL का जो पहला टॉपिक था, एग्जामिनेशन ऑफ रूट साइड का जो टॉपिक था, यहां पर आपका खत्म होता है। कल हम लोग दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलते चलते आपको गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए दोस्तों। और इतना मेहनत पे भैया मैं एक ही आप लोग से पेमेंट मांगता हूं, वो क्या है भाई? आपका कमेंट। क्योंकि आपका कमेंट जो है ना, वही मेरा बूस्टर का काम करता है। फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।